हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल एक व्यूअर्स। तो आज के वीडियो में एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक जो मैं वॉच लिस्ट में ऐड करके चल रहा हूँ उसके ऊपर डिस्कशन रखेंगे। वो स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करूँगा, यहाँ पे मेरा जो एनालिसिस रहेगा आपके साथ में शेयर करूँगा। ओके, अभी आगे जाने से पहले कि ये किसी के लिए भी कोई भी प्रकार का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रहने वाला है। जस्ट एक नॉर्मल एनालिसिस है। पूरा देखो वीडियो को एंड तक, समझो कि क्या उसके पीछे मैं कैसे कोई स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ, उसका टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर रहा हूँ, उसका क्या कैटलिस्ट में फाइंड आउट कर रहा हूँ, एंड देन एक पूरा सपोर्टिव थेसिस कैसे बिल्ड कर रहा हूँ। ओके, सो ये आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। एंड आई एम नॉट अ सेबी रिसर्च एनालिस्ट दोस्तों, सो प्लीज़ जस्ट फॉर द एनालिसिस एंड लर्निंग पर्पज वॉच दिस वीडियो केयरफुली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, मेरी स्क्रीन में शेयर करता हूँ दोस्तों। या तो देखो, आज का जो हमारा स्टॉक रहेगा वो है PTCI, एंड ये स्टॉक को मैं मेरे हॉट लिस्ट में ऐड करके चल रहा हूँ, टॉप प्रायोरिटी में ऐड करके चल रहा हूँ। एंड इसका रीज़न देखो, टू पार्ट्स में ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा टेक्निकल्स पे, सेकेंड पार्ट रहेगा फंडामेंटल साइड, बिजनेस साइड, एंड यहाँ पे क्या टेलविंड्स है, क्या कैटलिस्ट है, वो सब हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे टेक्निकल्स को, यहाँ पे मतलब प्राइस एक्शन को, प्राइस रिसेंटली करंटली अभी क्या यहाँ पे मुझे यहाँ पे प्राइस पीक कर रहा है, उसी के ऊपर मैं 60-70% का वेटेज रखूँगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्राइस में जो है वो मोमेंटम होना चाहिए। एंड ये वाला स्टॉक अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से ऑलरेडी एक मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लास्ट स्टॉक आप अगर देखोगे तो ये पूरा एक फेज़ आप अगर देखो तो ये एक यहाँ पे साइडवेज रेंज में बेस में यहाँ पे स्टॉक रहा था। एंड यहाँ से फ्राइडे, कौन सा दिन है, ये मंडे वाले दिन यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। एंड उसके बाद अभी स्टॉक ने जो है वो ब्रेकआउट के ऊपर के लेवल पे अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ओके, सो टेक्निकली थोड़ा और डीप में समझेंगे क्या हो रहा है स्टॉक में। तो देखो, यहाँ पे स्टॉक ने जो है वो लॉन्ग रेंज बेस ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। अराउंड कितने दिन के लिए ये रेंज में रहा स्टॉक? अराउंड 255 डेज, मतलब 171 ट्रेडिंग डेज के लिए ये रेंज में रहा था। एंड 24% का यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला था ये फेज़ में। थोड़ा आप अगर इसको देखेंगे, याद करेंगे मार्केट कैसा था ये पीरियड में, तो देखो दिसंबर के बाद मार्केट जो है वो अच्छा नहीं था। ओके, बट फिर भी स्टॉक जो है ना वो देखो गिरा नहीं है। आपको बहुत सारे स्टॉक का पैटर्न जो है ना ऐसे सेलिंग साइड देखने को मिलेगा, एंड फिर वहाँ से कवर हुआ रहेगा। बट ये स्टॉक में देखो ज़्यादा सेलिंग नहीं देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे ये एक दो यहाँ पे बस एक ये देखने को मिले, सेलिंग देखने को मिले। ओके, सो इसको आप थोड़ा कप एंड हैंडल जैसा भी बात कर सकते हैं। अगर और डीपली मैं इसको थोड़ा डाउन ड्रॉ करूँ, एक मिनट, कहाँ पे गया हमारा हैंडल? सो ये फर्स्ट कप रहा, एंड ये अपना उसका हैंडल रहा। ओके, एंड देन देखो उसके बाद ये एक स्मॉल भी हम लोग और एक हैंडल ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एक कप कप पैटर्न, देन उसका हैंडल, एंड देन उसका ब्रेकआउट। अभी इसमें और स्पेशल क्या लग रहा है मुझे, तो देखो वॉल्यूम्स, जिस दिन स्टॉक में ब्रेकआउट आया मंडे 17 अगस्त के दिन में, वो दिन अराउंड 2,84,000 क्वान्टिटी यहाँ पे ट्रेड हुई थी। एंड उसके पहले देखो स्टॉक जब भी, ये एक ऐसा साइडवेज फेज है, मतलब ये बेस वाला फेज है समझो। यहाँ पे ये वाला फेज, यहाँ पे देखो स्टॉक में जो है कोई एक्टिविटी नहीं है, वॉल्यूम्स पूरे ड्राइड अप हो गए। जब भी सेलिंग्स आ रही है, ये एक सेलिंग हम लोग बोल सकते हैं, राइट? वहाँ पे देखो सेलिंग्स कितना कम अमाउंट में आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी देखो रीप्ले में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ था। स्टार्ट न्यू करते हैं यहाँ से रीप्ले में, तो थोड़ा विजुअलाइजेशन करेंगे तो और अच्छा हमें समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ था। ये ड्राइंग्स में डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये एक हाई मारा था। ये वाला रिजल्ट जब भी आया था कंपनी का, कौन सा है ये, मार्च FY 26 का रिजल्ट आया था। तभी स्टॉक जो है वो ये लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने को मिली थी, बट स्टॉक जो है फिर से यहाँ पे एक स्ट्रेलिंग एंड साइडवेज रेंज में चला गया। फिर एक यहाँ पे जो कैंडल आया,
ये देखो ये एक बड़ा कैंडल फर्स्ट देखने को मिला फ्राइडे 7 अगस्त को। वहाँ पे देखो वॉल्यूम्स में स्पाइक देखने को मिल रहा है एंड उसी के स्टॉक में जो है वो 4.69% का इंक्रीज देखने को मिला। तो यहाँ पे क्लियर कट डिमांड के साथ स्टॉक जो है बढ़ा हुआ है। हायर डिमांड आने के कारण स्टॉक में प्राइस इंक्रीज देखने को मिला। फिर देखो उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने और एक बार यहाँ पे ट्राई के ऊपर जाने का, नहीं गया। यहाँ पे स्टॉक जो है वो साइडवेज रेंज में ट्रेड हुआ। ओके, अभी ये रेंज इंपॉर्टेंट क्यों जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा था, बड़ा था, उसमें बाइंग देखने को मिला, बट उसके बाद रिजेक्शन आया। ओके, स्टॉक ऊपर नहीं गया, बट फिर भी आप सेलिंग देखो स्टॉक में। यहाँ पे ये जो 3-4 दिन का यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, वहाँ पे आप उसके वॉल्यूम्स देखो, वहाँ पे वॉल्यूम्स पूरे ड्राइड अप देखने को मिल रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग स्टॉक के पीछे नहीं आ रही है। स्टॉक को बाय किया जा रहा है बट सेलिंग इतना नहीं आ रहा है। ओके, एंड जो भी सेलिंग आ रहा है वो देखो आप पूरा एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। यहाँ पे देखो अगर सेलिंग बहुत अमाउंट में आता है तो स्टॉक ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-15% से गिरना चाहिए था, बट नहीं गिरा। स्टॉक कितना गिरा, ओनली यहाँ पे कितना 3% से यहाँ पे गिरा, एंड वो रेंज में टाइटली ट्रेड हो रहा था, मतलब एक सप्लाई ऑब्जॉर्व हो रहा है। देन उसके बाद देखो क्या हुआ, और एक दिन का कैंडल यहाँ पे, टाइटनेस कैंडल यहाँ पे, देन फटा तो उस दिन देखो आप 2,84,000 क्वांटिटी का वॉल्यूम्स। आप यूजुअल देखो यहाँ पे कितना वॉल्यूम्स था, 6,000, 7,000, 15,000 ऐसा वॉल्यूम। जिस दिन फटा उस दिन 15-20 टाइम्स हायर वॉल्यूम्स के साथ फटा। तो ये एक यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे शो करता है कि डिमांड के साथ फटा, एंड उसकी उसी दिन देखो रिजल्ट भी आया था, 14 अगस्त को रिजल्ट आया था। उसके नेक्स्ट डे स्टॉक फटा था। रिजल्ट के नंबर देखेंगे हम लोग बाद में भी बात करेंगे, बस जस्ट यहाँ पे देखो 97% से सेल इंक्रीज हुआ था, एंड ईपीएस में जो है वो 466% से ग्रोथ देखने को मिला था। तो उसी दिन देखो बहुत बड़ा एक स्टॉक में डिमांड देखने को मिला। ये जो यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बात करते हैं ना स्टॉक में दिखना चाहिए, ब्रेकआउट के दिन बहुत ज़्यादा अमाउंट से फटना चाहिए, वॉल्यूम्स एक्सप्लोड होने चाहिए, तो ये हमें देखने को मिला था इसमें। उसके बाद अगेन देखो क्या हुआ, फिर से स्टॉक में एक सप्लाई आया, फॉलोअप नहीं आया, सप्लाई आया मैं बोलूँगा। ओके, सप्लाई देखो पूरा एब्जॉर्ब हो गया। कितना कंपेयर टू बाइंग देखो, नेक्स्ट डे कितना क्वांटिटी, ओनली 764 के क्वांटिटी ट्रेड हुआ। उसके बाद और एक दिन गिरा स्टॉक यहाँ पे, ये जो ब्रेकआउट लेता है उसको रीटेस्ट किया, नीचे 10 EMA को भी सपोर्ट ले रहा है। उस दिन देखो वॉल्यूम्स और कम हो गए, 37 के ओनली। देन उसके बाद ये एक हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल ग्रीन कैंडल, वहाँ पे देखो और वॉल्यूम ये हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, मतलब कि अब यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है स्टॉक में, एंड प्राइस गिर भी नहीं रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन हो गया। एंड उसके बाद देखो फिर से कल वाले दिन ये एक बड़ा कैंडल फिर से देखने को मिला 5% का। उस दिन देखो आपको वॉल्यूम फिर से 48 की। तो क्लियरली एंड यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टॉक में जो है वो बाइंग आ रहा है, सेलिंग इतना नहीं आ रहा है। लोग इक्विटी को जमा कर रहे, कॉर्नर हो रही है इक्विटी, सेलिंग इतना नहीं आ रहा है कंपेयर टू द बाइंग। सो ये एक पॉजिटिव साइन है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। ओके, सो ये हो गया टेक्निकल साइड। एंड टेक्निकली साइड मैं बोलूँगा स्टॉक का चार्ट पैटर्न एक फिर से समराइज करूँ तो देखो लॉन्ग बेस ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। विद द बेस ब्रेकआउट यहाँ पे वॉल्यूम्स, सपोर्टेड वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ऑलमोस्ट 15-20 टाइम्स एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्रेकआउट वाले दिन वॉल्यूम्स देखने को मिला है। उसके बाद स्टॉक जो है वो यहाँ पे बेस ऑन बेस, हम लोग इसको बेस ऑन बेस भी बोलते हैं, बट इजीली बोलेंगे तो क्या कि उसके बाद स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट क्लियर के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। एक बार नीचे सप्लाई आया, ट्राई किया नीचे जाने का, बट नीचे नहीं गया, फिर से सप्लाई पूरा एब्जॉर्ब हो गया एंड स्टॉक ने फिर से एक अपसाइड कैंडल दिखाया। ओके, ये वाला। ओके, सो ये टेक्निकली हमें लग रहा है। अभी थोड़ा कंपनी क्या करती है, कंपनी के नंबर समझ लेते हैं फंडामेंटली एंड ऑल दोज थिंग, जो हम लोग बोल रहे थे पार्ट 2 में बात करेंगे, वो चीज़ें अभी समझ लेते हैं। तो देखो पीटीसीआई इंडस्ट्री एक नॉर्मल ओवरव्यू बताओ ना, तो देखो ये एरोस्पेस एंड डिफेंस वाले सेक्टर में वर्किंग करती है। ओके, फर्स्ट इनके नंबर डिस्कस करते हैं, देन कंपनी क्या बिजनेस करती है, एंड देन लास्ट में कैटलिस्ट या टेलविंड्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन रखेंगे। ओके, तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमें ट्रैक करना। तो ये वाला ये क्वार्टर जो था जून 26 का, यहाँ पे आप देखो रेवेन्यू में 97% का इंक्रीज देखने को मिला था। ओके, एंड उसी के साथ देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 49 करोड़ था, बट वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना इंक्रीज हो रहा। अगर उसको कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर जून 25 वाले क्वार्टर से, इसको हम लोग ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि देखो एक तो इनका मार्च क्वार्टर जो है ना वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। आप यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हो। यहाँ पे देखो मार्च क्वार्टर 24 का 72 करोड़ था, तो जून में 47 करोड़, मार्च 25 में 122 करोड़ था, तो जून 25 में 97 करोड़ था। तो ये सेम यहाँ पे भी देखो मार्च 26 में 225 करोड़ था, 190 करोड़ 192 करोड़ जो है जून 26 में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे आप इसको, तो आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। बट
ये जो है एक ट्रेंड है कंपनी का कि इसके आपको जो रिज़ल्ट जो है वो हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ट्रैक करना है। ये आपको ट्रेंड हमेशा कंपनीज़ के नंबर्स में देखने को मिलेगा। यूजुअली मार्च क्वार्टर हर एक मोस्ट कंपनी का स्ट्रॉन्ग रहता है डिपेंडिंग ऑन द साइक्लिकल बिजनेस एंड ऑल दोस थिंग, बट ये आपको नंबर्स देख के समझ आता है। तो इसको देखो 192 करोड़ का जो आया था जून 26 में, 97 करोड़ था जून 25 में, 97% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखो मार्जिन्स। जून 25 वाले क्वार्टर में ना ओनली 9% मार्जिन था, यहाँ पे देखो 25% का मार्जिन देखने को मिला। तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 16% से अपने मार्जिन को जो है वो एक्सपांड किया है। कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी यहाँ पे मिला है। तो ये चीज़ अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्ले करती है क्योंकि मार्जिन आपके एक्सपांड हो रहे हैं। एंड अनदर थिंग देखो, प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट 466% से यहाँ पे ग्रो किया था, 5 करोड़ से 29 करोड़ से। एंड देखो लास्ट फ्यू क्वार्टर से, ये एक ही क्वार्टर नहीं, लास्ट फ्यू क्वार्टर से कंपनी कॉन्स्टेंटली यहाँ पे रेवेन्यूज को जो है वो ग्रो करिए। मार्च 25 में 68%, देन 107%, 72%, 132%, 85%, 97%। सो कंपनी का जो सेल्स है, जो मेन धंधा जहाँ से आ रहा है, वो धंधा बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। ये अपने को एक सेल्स का जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 50 नहीं 70% के ऊपर के स्पीड से यहाँ पे कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। सो विच इज़ अगेन यहाँ पे अ वेरी ग्रेट साइन कोई कंपनी के लिए। ओके, सो इसलिए इसके आपको स्टॉक प्राइस में भी एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओके, क्योंकि कंपनी का धंधा भी बढ़ रहा है। नाउ कमिंग टू देयर, देखो स्विंग ट्रेडिंग करें तो बैलेंस शीट वगैरह पे ज़्यादा जाने की इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक जस्ट ओवरऑल आउटलुक देख लेंगे तो देखो कंपनी के पास 1492 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व्स पड़ा हुआ है। उसमें से बोरिंग अगर आप बात करें तो 261 करोड़ का है। लास्ट ईयर यहाँ पे उनके बोरिंग्स बढ़े, बट बोरिंग्स बढ़ने का रीज़न है क्योंकि उन्होंने कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे फिक्स एसेट्स में। तो कंपनी ने कुछ बोरो किए रहेगा मनी एंड फिक्स एसेट्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, विच इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव साइन फॉर अ कंपनी। कोई कंपनी अगर बोरो कर रही है, फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करिए, तो वो क्या टारगेट करेगी, फ्यूचर के लिए ग्रोथ टारगेट करिए। सो ये एक नॉर्मल चीज़ है। लोग बोलते हैं कि अगर बोरिंग कर रही है, डेब्ट बढ़ रहा है, तो एक नेगेटिव साइन हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मॉल कैप कंपनी जो रहती है, मिड कैप कंपनी रहती है, उनको स्टार्टिंग फेज में बहुत ज़्यादा बोरो करना पड़ता है टू एक्सपांड देयर बिजनेस। सो ये एक नॉर्मल चीज़ है। आपको यहाँ पे कैश फ्लोज में देखने को मिलेंगे। कैश फ्लो नेगेटिव है अभी तक कंपनी, बट अगेन दिस इज़ ओके। हम लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। स्टॉक का प्राइस हमें क्या बता रहा है, देखो स्टॉक का प्राइस बता रहा है वो मोमेंटम में है, इसीलिए इसको ट्रैक कर रहे हैं हम लोग। ओके, बाकी देखो प्रोमोटर नंबर वगैरह सब ठीक ठाक है। 59% यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग है। एफ आई एस के पास 3.95% यहाँ पे होल्डिंग है। डी आई एस 99.35% होल्डिंग है। डी आई एस का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। एंड एक्चुअल में डी आई एस जो है वो बाय कहाँ से कर रहे हैं, सो पब्लिक से यहाँ पे बाय कर रहे हैं, पब्लिक के पास से माल उठा रहे हैं। सो ये एक यहाँ पे अगेन पॉजिटिव साइन। इक्विटी यहाँ पे कॉर्नर हो रही है डी आई एस के पास। ओके, नाउ कमिंग टू देयर बिजनेस एंड इंडस्ट्री आउटलुक एक बार समझ रहे कि क्या यहाँ पे इंडस्ट्री में चल रहा है। ओके, तो देखो पीटीसीएल है ना, ये कंपनी क्या करती है कि किसमें, हाँ, एरोस्पेस एंड डिफेंस में जो भी जैसे ये सिविल एरोस्पेस एंड डिफेंस ये वाले सेक्टर में वर्किंग करते हैं। अभी ये लोग क्या करते हैं, तो देखो सिविल एविएशन सेक्टर आ गया, एयर डिफेंस, लैंड डिफेंस, फिर नेवल डिफेंस, स्पेस, एरो इंजिन्स, ये सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कंपनी, ये सारे प्रोडक्ट्स मतलब समझो ये एक एविएशन है, मतलब ये एक एरोप्लेन है, इसके अंदर कोई क्रिटिकल पार्ट्स लगते हैं ना, तो वो क्रिटिकल पार्ट्स को यहाँ पे सप्लाई करने का काम जो है वो पीटीसीएल करती है। ओके, अभी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को समझने में कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि ये अगर प्रोडक्ट हम समझते बैठेंगे तो स्टॉक का रैली खत्म हो जाएगा तब तक, जब तक हम ये प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। तो इन दी एंड हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि ये जो सेक्टर्स है जहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रही है ना, वहाँ पे क्या मोमेंटम है। एंड आप यहाँ पे देखो तो मेजरली जो है कंपनी है ना डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स में अपने क्रिटिकल कंपोनेंट्स को सप्लाई कर रही है। फॉर एग्जांपल समझो एयर डिफेंस में ये लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं, तो एयर फ्रेम स्ट्रक्चर्स हो गए, इंटरमीडिएट कास्टिंग, बेयरिंग हाउसेज, रिफ्यूलिंग नोजल्स, टर्बाइन ऑयल टैंक, इंजन गियर बॉक्सेस। अभी ये चीज़ें हम लोग को समझना पॉसिबल नहीं है, कितना जाके समझेंगे, बट हम समझते हैं कि इन दी एंड इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे एयर डिफेंस वाले जो प्लेन्स है वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि समझो एयर डिफेंस वाले प्लेन्स में डिमांड बढ़ रहा है, तो इन दी एंड ये जो कंपोनेंट्स है उसमें भी डिमांड बढ़ेगा। एंड एयर डिफेंस में अगर प्लेन्स में डिमांड ही नहीं बढ़ रहा है तो ये कंपोनेंट्स में ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। ओके, तो हम समझते हैं कि डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे क्या चल रहा है एंड एविएशन सेक्टर में यहाँ पे क्या चल रहा है। वो दो सेक्टर में मेजरली यहाँ पे कंपनी वर्क करती है। मैं बोलूँगा एरोस्पेस एंड डिफेंस। एरोस्पेस में कहा जो कमर्शियल ये हो गए एरोप्लेन्स हो गए या फिर एयर डिफेंस वाले। ओके,
तो देखो ये कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, नोट डाउन किए थे। तो सबसे फर्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, हमें समझना है कि यहाँ पे ओवरऑल एक डिफेंस में क्या चल रहा है। हाँ, तो देखो थोड़ा डिफेंस एरिया पे बात करेंगे क्योंकि डिफेंस में ही पीटीसीएल आती है। तो सबसे फर्स्ट है ना कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट कैसा स्पेंडिंग करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट हायर स्पेंडिंग करेगी उतना ज़्यादा डोमेस्टिक कंपनीज को यहाँ पे बिजनेस मिलेगा, उतना ज़्यादा डोमेस्टिक कंपनीज जो है वो ग्रो करेगी। कंपनीज लाइक पीटीसीएल ऑल जो ये डिफेंस सेक्टर से आती है वहाँ पे बिजनेस आएगा। तो गवर्नमेंट का जो यहाँ पे दिस ईयर में जो है कैपेक्स सॉरी ये डिफेंस के ऊपर बजट वो है अराउंड 7.85 लाख करोड़ का, कंपेयर टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ये था 6.8 लाख करोड़, ये ईयर 7.85 लाख करोड़। तो 15.27% हाइयर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस पे स्पेंड कर रही है ये साल। ओके, उसमें से कैपेक्स में कितना स्पेंड कर रही है ना वो इंपॉर्टेंट है। कैपेक्स में मतलब न्यू प्लेन्स या फिर जो कैपिटल गुड्स हो गए, प्लेन्स हो गए, आपके टैंक्स हो गए, मशीनरीज हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे यूज़ होते कैपिटल गुड्स, उस पर गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। तो वहाँ पे कंपनी गवर्नमेंट जो है वो 2.19 लाख करोड़ जो है वो एलोकेट कर रही है, जो कि है लास्ट ईयर से यहाँ पे 21.67% हाइयर। ओके, सो कैपेक्स यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत कर रही है इसमें से। नाउ आउट ऑफ दैट 2.19 लाख करोड़ ना, गवर्नमेंट जो है वो 1.39 लाख करोड़ का जो है वो डोमेस्टिकली प्रोक्यूर्ड गुड्स पे यहाँ पे खर्चा करेगी। सो ये एक चीज़ जो है वो डोमेस्टिक इंडियन कंपनी जो डिफेंस में है उसको पूछ रहेगा। आउट 75% ऑफ द बजट जो है वो डोमेस्टिकली यहाँ पे प्रोड्यूस गुड्स पे यहाँ पे खर्चा हुआ कैपेक्स में। ओके, सो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया बस डिफेंस पे बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करे। इंडिया क्या कर रही है, डिफेंस पे तो स्पेंड कर रही है, बट इंडिया को है वो चाहिए कि जो डोमेस्टिकली डिफेंस कंपनीज है या फिर डोमेस्टिकली जो भी डिफेंस का माल प्रोड्यूस होता है वहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो, वहीं से हम लोग माल प्रोक्योर करें। ओके, एंड देन ये क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट यहाँ पे डोमेस्टिकली ज़्यादा खर्चा करेगी तो कंपनीज लाइक HAL, BDL ये सबको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, BEL हो गई। तो लोगों को लगता है कि वहाँ पे ही ज़्यादा मोमेंटम रहेगा, बट HAL, BDL, BL ये सारे कंपनी जो समझो कोई प्लेन बना रहे, तो कोई एक कंपनी पूरा प्लेन नहीं बना रहा है। HAL जो प्लेन बने थे उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है वो यहाँ पे डिफरेंट कंपनी से प्रोक्योर करते हैं, वहाँ पे आता है PTCL। ओके, सो PTCL ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स पार्ट को जो है वो यहाँ पे प्रोक्योर सप्लाई करती है। सो ये एक डिफेंस में बस बड़े बड़े नाम नहीं, बट आप स्मॉल नाम्स को भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये एक चीज़ है। सो जैसे अगर आप कैपेक्स बढ़ेगा गवर्नमेंट का, डोमेस्टिकली प्रोक्योरमेंट कैपेक्स बढ़ेगा, कंपनीज लाइक ये PTCL हो गया, आज़ाद इंजीनियरिंग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को यहाँ पे बिजनेस मिलता जाएगा। सो ये एक पॉजिटिव टेलविंड है यहाँ पे गवर्नमेंट के साइड पे। सेकंड क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत बड़ा कर रही है, इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चर। ओके, यहाँ पे देखो FY20 में इंडिया का डिफेंस कितना मैन्युफैक्चर होता था इन द टोटल कंट्री, मतलब अगर बात करें तो 79,000 करोड़ का हम लोग डिफेंस में मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स को। करंटली जो है वो अभी 1,51,000 करोड़ के जो है वो गुड्स हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट का टारगेट है बाय FY29 अराउंड 3 लाख करोड़ तक के गुड्स जो है डिफेंस में उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करें। तो एक चीज़ हो गई, हम लोग ने फर्स्ट क्या देखा कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कितना है। ओके, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगा तो वहाँ से डिफेंस में मूवमेंट में गवर्नमेंट स्पेंड कर सकते हैं, बाहर से भी गुड्स मंगा सकते हैं, बट डोमेस्टिकली फिर वो कंपनीज को क्या फ़ायदा है। सो गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है, उसी के साथ गवर्नमेंट जो मेजर कैपेक्स जो है वो इंडियन कंपनीज पे स्पेंड कर रहा है। उसके बाद जो है इंडियन कंपनीज क्या स्पीड से ग्रो कर रही है। तो देखो कंपेयर टू द FY20 हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये जो है वो 13.84% से ग्रो हुआ था मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। एंड इसको जो है वो बाय FY29 तक का टारगेट है अराउंड 18.73% से और ग्रो हो सकता है। सो ये एक चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से कितना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट भी देखो यहाँ पे FY25 में 23,000 करोड़ का हम लोग ने डिफेंस का जो भी प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट किए थे। उसमें से रिसेंट अभी जो नंबर है वो 38,424 करोड़ का है। गवर्नमेंट का टारगेट है बाय FY29 यहाँ पे 50,000 करोड़ तक हम लोग डिफेंस में एक्सपोर्ट कर सके। सो यहाँ पे भी एक मेजर टेलविंड क्रिएट हो रहा है। यू आर नॉट जस्ट प्रोड्यूसिंग फॉर योर ओन कंट्री, बट यू आर प्रोड्यूसिंग टू सप्लाई फॉर द ग्लोबल कंट्रीज ऑल्सो। यू वांट टू बिकम द ग्लोबल हब फॉर द डिफेंस। सो ये एक चीज़ यहाँ पे जो है वो इंडियन डिफेंस सेगमेंट में देखने को भी मिल रहा है। गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा पुश है यहाँ पे। ओके, नाउ डिफेंस हो गया। तो ये डिफेंस से हमें क्या समझने को मिलता है कि यहाँ पे जो है
पीटीसीएल को जो है वो एक बहुत बड़ा पुश मिल रहा है, क्योंकि पीटीसीएल ऑलरेडी यहाँ पे डिफेंस में देखो, एयर डिफेंस में है, लैंड डिफेंस में है, नेवल डिफेंस में है, स्पेस में है, एरो इंजिन्स में। तो यहाँ पे सभी जगह पे जहाँ भी डिफेंस आता है, जैसे डिफेंस में एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, गवर्नमेंट के स्पेंडिंग्स बढ़ेंगे, तो इन दी एंड आप वैल्यू चेन को समझो तो ये जो स्मॉल स्मॉल कंपनीज पे जो है उसको भी यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। एंड ये स्मॉल कंपनीज नहीं है एक्चुअल में, ये जो बिजनेस है वहाँ पे एंट्री करने को आपको बहुत टाइम लगता है, 5 to 6 ईयर्स का आपको सर्टिफिकेशन के टाइमिंग्स लगते हैं। कोई एक पार्ट अगर एरोप्लेन्स या फिर एयरक्राफ्ट में लग रहा है तो उसको परमिशन लेके उसका पूरा एक बोलते हैं ना, इन स्टार्टिंग रिसर्च से लेके एंड तक उसका परमिशन वो प्रोडक्ट लगने में 3 4 साल 5 साल चले जाते हैं। तो ये एक हाई बैरियर एंट्री वाला भी बिजनेस है। ओके, नाउ कमिंग टू द कमर्शियल एरोस्पेस बिजनेस। ओके, जहाँ पे ये लोग सिविल एविएशन में भी है, पीटीसीएल यहाँ पे भी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो देखो सिविल एविएशन में ना मेजर 2 जायंट्स हैं वर्ल्ड वाइड। एक तो है अपना बोइंग, सेकेंड है एयरबस। ये लोग सिविल एविएशन के जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पे सप्लाई करते हैं। सो एज ऑफ 25 फाइनेंशियल ईयर 25 ना, एयरबस के पास 8,754 एयरक्राफ्ट का यहाँ पे ऑर्डर बैकलॉग था, एंड उसमें से उन लोग को 1,000 करोड़ एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जो था ड्यूरिंग 25 मिला था। तो ये एक बहुत बड़ा ऑलरेडी डिमांड जो है वो एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑलरेडी क्रिएट है। इतना बड़ा ऑर्डर बैकलॉग है कंपनी के पास। नाउ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट सप्लाई चेन उतना फास्ट नहीं है। सो बोइंग क्या, एयरबस क्या कर रहा है ना, एयरबस वास्ट अपने जो पार्टनर्स है वहाँ पे देख रहे हैं, तो इंडिया को एक वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। सो इन FY 29 ये लोग जो है वो इंडिया से माल कितना $500 का जो माल है, मतलब जो एयरक्राफ्ट में लगता है वो प्रोक्योर करते थे। टुडे दिस नंबर इज $1.5 बिलियन। ओके, सो ऑलमोस्ट 3 times इन अराउंड 6 years। एंड यहाँ से एयरबस एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाय दिस एंड ऑफ दिस डिकेड एयरबस जो है वो इंडिया से अराउंड $2 बिलियन तक का माल जो है वो प्रोक्योर करेगा। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिमांड जो है वो डोमेस्टिक इंडियन कंपनीज के लिए, एयरक्राफ्ट वाले, वहाँ पे डिमांड क्रिएट होगा। एंड रिसेंटली देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रिसेंटली ना, एक मिनट, ये देखो, ये रिसेंटली ये पीटीसीएल की एक कंपनी है एरोली टेक्नोलॉजीज, उन्होंने यहाँ पे एयरबस के साथ एग्रीमेंट किया है टू सप्लाई सम क्रिटिकल कंपोनेंट्स पार्ट लाइक दिस टाइटम मटेरियल, प्रिसीजन कास्टिंग एंड टू द एयरक्राफ्ट। तो ये एक चीज़ कंपनी के लिए बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं टेलविंड है, टेलविंड यहाँ पे पुश कर सकता है यहाँ पे। तो पीटीसीएल यहाँ पे ये डिफरेंट, पीटीसीएल एरोली सब्सिडरी है साइन एन एग्रीमेंट विद एयरबस फॉर टाइटेनियम कास्टिंग ऑफ A320। ये डिफरेंट डिफरेंट से वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने वाली है। ओके, सो ये एक चीज़ यहाँ पे फॉर द एरोस्पेस यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। नाउ इंडस्ट्री जो है ना वो भी यहाँ पे हायर वैल्यू चेन गुड्स के यहाँ पे कंपोनेंट्स के यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। अर्लियर क्या होता था, देखो अर्लियर कोई बाहर की कंपनी आती थी, इंडियन कंपनीज को बोलती थी ये एक प्रोडक्ट है, इसका ये डिज़ाइन है, आप सेम टू सेम ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दो, 1000 पीसेस 10,000 पीसेस जितना आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो वो। अभी क्या हो रहा है, अभी पीटीसीएल जैसे कंपनी या डिफरेंट कंपनी जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है वो लोग टुवर्ड्स द हायर वैल्यू चेन बढ़ रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि डिज़ाइन भी हम ही करेंगे, फिर उसका मटेरियल जो लगेगा वो हम ही प्रोक्योर करेंगे, उसको कास्टिंग फोर्जिंग करना रहेगा वो हम करेंगे, पूरा मशीनिंग मतलब स्टार्ट टू लेके एंड तक का प्रोसेस जो रहेगा वो पूरा आप यहाँ पे एक ही कंपनी करके यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, जैसे अभी पीटीसीएल कर रही है। ओके, सो इसमें क्या होता है, आपका जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है। सो ये एक आप हायर वैल्यू चेन की तरफ जाते हो। एंड रिसेंटली यहाँ पे उनको ये वाले क्वार्टर में कंपनी को देखो कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स यहाँ पे ब्रह्मोस के लिए यहाँ पे सप्लाई करने को ऑर्डर मिला है। देन यहाँ पे ये जो टाइटेनियम क्रेडल फॉर दी 105 इंडियन लाइट वेट टैंक, यहाँ पे वहाँ से एक ऑर्डर मिला है कंपनी को। देन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर 2 मेजर आर्टिलरी गन्स यहाँ पे कंपनी को मिला है। सो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में या फिर हायर वैल्यू चेन्स के टर्म्स में बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पे से भी ऑर्डर्स जो है वो प्रोक्योर कर रही है। ओके, सो पीटीसीएल के लिए बस इतना ही नहीं है कि मोर डिफेंस स्पेंडिंग इज इक्वल टू मोर पीटीसीएल रेवेन्यू। इट इज़ लाइक कि देखो मोर डिफेंस स्पेंडिंग प्लस मोर इंडाइजेशन, मोर एरोस्पेस आउटसोर्सिंग, हायर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू लार्जर अपॉर्चुनिटी फॉर द पीटीसीएल। ओके, सो ये कुछ यहाँ पे टेलविंड्स हैं बिजनेस के लिए वर्क कर रहे हैं। ओके, इसके बाद एक और जो है वो यहाँ पे नोट नहीं किया, पर ग्लोबल आउटलुक जो ऐसे अभी ग्लोबल यहाँ पे सिनेरियो चल रहे हैं। देखो ग्लोबली वॉर्स चल रहे हैं, यूएस ईरान हो गया, मिडल ईस्ट वाले सारे कंट्रीज़ यहाँ पे वॉर में है, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट ना यहाँ पे ग्लोबली जितने भी कंट्रीज है यहाँ पे डिफेंस में अपना स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। एंड वहाँ से भी डिफेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यहाँ पे डिफेंस वाला जो सेक्टर है ना आपको मोमेंटम में देखने को मिलेगा, आप ट्रैक करके लो जाके। ओके, सो ट्रैक कर सकते हो। ओके, सो या
तो ये कंपनी जो है यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इसका बिजनेस अच्छा है, नंबर्स बिजनेस अच्छा है। हम लोग कहाँ से यहाँ पे बोल सकते हैं कि भी नंबर से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। जिस इंडस्ट्री में लोग वर्क कर रहे हैं वहाँ पे बहुत बड़े टेलविंड्स हैं। ओके, रिसेंट अभी जो भी वॉर वगैरह चल रहा है तो वहाँ से तो बहुत बड़ा यहाँ पे एक डिमांड चल रहा है। सारे ही कंपनीज देखो आप, इंडिया के को या फिर ग्लोबली यहाँ पे आपको मोमेंटम में देखने को मिलेंगे। हर एक कंट्री यहाँ पे अभी अलर्ट हो गई है। हर एक कंपनी यहाँ पे अपने डिफेंस जो भी इक्विपमेंट्स है उसको रियाम कर रही है। सो बहुत बड़ा एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में चल रहा है। ओके, सो ये हो गया। हम लोग ने फर्स्ट देखा टेक्निकली, देन देखा फंडामेंटली, देन देखा क्या कैटलिस्ट है, क्या यहाँ पे डिमांड वर्क कर रहा है। एंड ये कुछ हम लोग ने यहाँ पे कंपनीज के FY27 के मेजर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग अपडेट्स है वो देखे। ओके, बट अगेन मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे आपको कि देखो मैं यहाँ पे प्राइस को ट्रैक करूँगा। ओके, अभी देखो जब भी स्टॉक ये लेवल पे था, मतलब प्राइस को ट्रैक करूँगा उसका मतलब क्या है, देखो तो जब भी स्टॉक समझो ये लेवल पे था या फिर ये लेवल पे था तो वो टाइम पे भी ये सेम स्टोरीज प्ले हो रही थी। ऐसा नहीं है कि ये कल जाके स्टोरीज प्ले होने लगी हैं, स्टॉक भागने लगा। ये स्टोरीज जो है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की थी ये ऑलरेडी देयर, दिस आर द टेल विंड्स इन द बिजनेस। तो ये स्टोरीज ऑलरेडी प्ले हो रही है। तो आपको ये स्टोरीज को सुन के, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये स्टोरीज को सुन के आपको बिजनेस से या फिर ये कंपनी से पूरा अटैच नहीं होते जाना है। ओके, ये ऑलरेडी देयर थे। इसको आपको एज एक बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे जो स्टॉक हम लोग ट्रैक कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी यहाँ पे टेलविंड से इसलिए हम लोग ट्रैक कर रहे हैं बोल सकते हैं। ओके, बट कल जाके अगर इसका प्राइस एक्शन खराब होता है तो प्राइस एक्शन खराब होता है तो आपको इसमें से एग्जिट लेके निकल जाना है। प्राइस एक्शन खराब होता है मतलब क्या, अगर ये स्टॉक गिरने लगा, समझो ऐसा ऐसा गिरने लगा, तो ये स्टॉक को जो है वो मैं मेरे वॉच लिस्ट से भी निकाल लूँगा। ट्रेडिंग तो छोड़ दो, मैं इसको वॉच लिस्ट से ही निकाल लूँगा। फिर उसका ये स्टोरी बहुत अच्छा हो, ये कितने भी अच्छे नंबर से ग्रो कर रहा हो, आई डोंट केयर, क्योंकि देखो ये पहले भी ग्रो कर रहा था, यही सेम नंबर से ये ग्रो कर रहा था। पहले भी ये डिफेंस वाले स्टोरीज प्ले हो रही थी, ऐसा नहीं है कि कल जाके आई है। तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें थी। अभी हम लोग ट्रैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो लॉन्ग बेस ब्रेकआउट से बाहर आया है, यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है एंड वो मोमेंटम को हम लोग राइड करने वाले, ना कि हम लोग स्टोरी को यहाँ पे बाय करोगे। अगर आप स्टोरी को बाय करोगे तो जब भी स्टॉक गंदा परफॉर्म करेगा, गंदा मतलब उसका प्राइस एक्शन जो है वो खराब हो जाएगा, वो नीचे गिरने लगेगा, तो आपको स्टोरी को लेके बैठ जाओगे। आप माइंड में बोलोगे कि स्टोरी तो बहुत अच्छा है एंड कल जाके कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट अपना कैपेक्स कम कर सकती है या फिर कुछ डिफरेंट यहाँ पे हो सकता है PTCL के रिगार्डिंग में। वो आपको यहाँ पे अगर आप स्टोरी को लेके बैठे तो आप वो नई चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। सो रैदर ये स्टोरी है, अच्छी चीज़ है, ये कैटलिस्ट है, अच्छी चीज़ है, सब चीज़ें अभी कंपनी के फेवर में चल रही है, पॉजिटिव थिंग है। बट अगर प्राइस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ ट्रेडर आपके लिए, अगर प्राइस अच्छा नहीं चल रहा है तो मतलब नहीं करता। ये स्टोरी पहले भी थी तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं बाय करता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना कि यहाँ से कितना टाइम लेगा ऊपर जाने के लिए। अभी जो है वो मेरे पास रीज़न है कि वो ऊपर जा रहा है, टेक्निकली मुझे समझ आ रहा है एंड उसके साथ मैं स्टोरी को प्ले कर रहा हूँ। ओके, सो ये प्लीज़ आप ध्यान में रखो। विदाउट स्टॉप लॉस तो वर्क करने का सोचो भी मत, कितना भी अच्छा कंपनी हो। जिस दिन ये स्टॉक का प्राइस गिरने लगेगा सबसे पहले आपको ये स्टॉक से निकल जाना है। ओके, सबसे पहले मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट करके निकल जाना है इसमें से, प्लीज़ इसको आप मत फिर बाद में ऐड करके नहीं रख सकते। ओके, सो ये एक चीज़ ध्यान में रखो दोस्तों। एंड किसी के लिए भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। आप भी ऐसे एनालिसिस करो, अपने एंड से स्टॉक्स को ट्रेड करो। ओके, सो हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर, थैंक यू।